हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल ग्रेट एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज एक नए बिंदु के साथ हम फिर से आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। आज का जो बिंदु है वो हम शुरू करें उससे पहले हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे। पिछली वीडियो में हमने मेंडल के एक जीन की वंशागति का प्रयोग को समझा था और उससे निकलने वाले दो नियम जो मेंडल साहब ने बनाए थे, जो नियम उन्होंने खोजा था, उन नियमों की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। दोस्तों, यदि हमने एक जीन की वंशागति तथा उससे निकलने वाले दो नियम, प्रभाविता और साथ में बीज संयोजन का नियम, यदि इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है तो थोड़ा हम विचार कर सकते हैं कि ये जो प्रभाविता का नियम है, क्या ये सभी जीवों और सभी पादपों पर लागू होता है या नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो सृष्टि है, जो हमारा ये जीवोम है, जो हमारी पृथ्वी है जहाँ जीवन पाया जा रहा है, इसमें काफ़ी विविधता है और भांति भांति और विभिन्न वैरायटी के पादप और जंतु पाए जाते हैं। तो क्या एक ही नियम में सभी जीव बंध सकते हैं? ये तो थोड़ा सा अति संयोक्ति लगती है। सो मेंडल साहब ने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था और उन परिस्थितियों को और अपने प्रयोगों की पूरी कसौटी को कसते हुए और दो नियम इन्होंने एक जीन की वंशागति से संबंधित दिया था। लेकिन बाद में जब और खोजें हुई, थोड़ा और व्यापकता आई आनुवंशिकी में, तो पाया गया कि जो मेंडल की प्रभाविता का नियम है, यह सभी पादपों पर लागू नहीं होता है। कुछ उदाहरण से हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। आज का जो हमारा बिंदु है वह अपूर्ण प्रभाविता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अर्थात यह मेंडल के नियम का एक अपवाद स्वरूप है कि जिसका आज उदाहरण हम देने वाले हैं, जिसकी हम बात करने वाले हैं, उसमें मेंडल का जो नियम है पूर्णतः ये समझ लीजिए कि उस नियम से विचलित है, यानी वो नियम इन पर लागू नहीं होता है। तो आज थोड़ा सा आइए इस जो प्रभाविता का नियम है मेंडल का, उससे हट के बात करते हैं। एक पादप होता है जिसको हम 4 बजे का फूल कहते हैं, यानी 4 o'clock प्लांट या फ्लावर कहते हैं, जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा। एक तो ये उदाहरण है और दूसरा है स्वान पुष्प। आपकी NCERT में स्वान पुष्प लिखा हुआ है, तो आप स्वान पुष्प लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो स्वान पुष्प है, ये 2 में उदाहरण देखने को मिलता है, स्वान पुष्प, ठीक है। तो 2 में से कोई एक उदाहरण आप दे देंगे अपूर्ण प्रभाविता का। अब इनमें होता क्या है, चाहे आप मिराबिलिस जलापा का पुष्प ले लीजिए और चाहे स्वान पुष्प को ले लीजिए, इसमें 2 वैरायटी के पुष्प पाए जाते हैं। कितने वैरायटी के? 2 वैरायटी के। पहले उदाहरण से समझ लेते हैं, इसके बाद इस नियम पे चलते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। जो अपूर्ण प्रभाविता है, यह 2 पादपों में है और बहुत सारे, लेकिन उदाहरण स्वरूप जो आपके बुक में, आपके पाठ्यक्रम में दिया है, वो 2 का नाम आ रहा है। एक मिराबिलिस जलापा है और दूसरा कौन है? स्वान पुष्प है। तो इनमें 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। वो 2 प्रकार के पुष्प कौन कौन है? एक लाल कलर का और एक सफ़ेद कलर का, यानी एक रेड है और एक कैसा है? वाइट है। और जब इनके बीच क्रॉस कराया जाता है, पर परागण की क्रिया होती है, तो जो F1 पीढ़ी होती है, उस F1 पीढ़ी में सभी के सभी जो पौधे होते हैं, ये इनका आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलता है कि ना वो सफ़ेद होते हैं और ना ही वो लाल होते हैं, बल्कि वो कैसे हो जाते हैं? गुलाबी हो जाते हैं। किस प्रकार हो जाते हैं? गुलाबी कलर के हो जाते हैं। यानी ये जो गुलाबी रंग है, यह लाल और सफ़ेद का मध्यवर्ती रंग है, ठीक है। बाद में जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है, यानी जो गुलाबी पुष्प है
ठीक है ना। इनके मेल और फीमेल में जब सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण कराया जाता है तो परिणाम क्या देखने को मिलता है, ये आपके सामने है। इस परिणाम को आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक लाल पुष्प, एक श्वेत पुष्प और 2 गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये कैसे प्राप्त होते हैं अभी हम वेटसन पुनेट का जो शतरंज पट्ट विधि है उससे हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसको देख लीजिए आप। तो इस तरह से इसमें यदि हम देखें तो लाल पुष्प की संख्या 1 है, अभी गुलाबी पुष्प की संख्या कितनी है, 2 है, और श्वेत पुष्प की संख्या कितनी है, 1 है। अर्थात 1:2:1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये F2 पीढ़ी का परिणाम है। इसका मतलब जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती गुण विकसित हो रहा है। अभिव्यक्त कौन हो रहा है, मध्यवर्ती गुण अभिव्यक्त हो रहा है। तो अब देखिए मेंडल्स लॉ क्या कहता है कि F1 पीढ़ी में जो प्रभावी गुण होता है वो अभिव्यक्त होता है और जो अप्रभावी गुण होता है वो अभिव्यक्त नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं चलता है कौन प्रभावी है और कौन अप्रभावी है। ठीक है, यानी यहाँ पर दोनों का प्रभाव जो है, दोनों डोमिनेंट स्वभाव के हैं लेकिन इनकम्प्लीट है, दोनों की बराबर पावर है। इस वजह से जो F1 पीढ़ी है इन दोनों का मध्यवर्ती संतति प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब किसी जीन के 2 अलील, प्रभावी और अप्रभावी जीन को हम कहते हैं, एक दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होते हैं तथा F1 पीढ़ी में दोनों का मिला जुला मध्यवर्ती प्रभाव दिखाई देता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, ये इतना महत्वपूर्ण बिंदु है, ये परीक्षा में और बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से तो वेरी मोस्ट है। ये इसको आप देखिए, सरल भी है, इसका ग्राफ भी सरल है, इसकी परिभाषा भी सरल है और समझना भी सरल है। बस आपको इतना समझ लेना है कि 2 जनकों में से ना पहले का और ना ही दूसरे का किसी का प्रभाव F1 पीढ़ी में नहीं दिखता, बल्कि दोनों की मध्यवर्ती यानी दोनों का जो मध्यवर्ती गुण है वह दिखाई देता है। तो इस प्रकार की जो घटना प्रकृति में होती है उसको हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे या अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इसका जो परिणाम है, इसका जो F2 का परिणाम है, जो जब इनका F1 से प्राप्त जो संतति हैं उनका जब क्या किया जाता है, जब उनका सेल्फ क्रॉस होता है यानी स्वपरागण होता है, तो स्वपरागण का जो परिणाम जब हम वेटसन पुनेट का शतरंज पट्ट विधि है उसको जब हम देखते हैं तो उसमें से जो परिणाम जीनोटाइप और फिनोटाइप निकलता है वो थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आपको समझ लेना है कि जो मेंडल का प्रभाविता नियम है उन्होंने केवल मटर के पौधे पे प्रयोग किया है, तो मटर के पौधे के लिए प्रभाविता का नियम लागू होता है और अन्य भी पादप होंगे जिनमें प्रभाविता का नियम लागू होता है। परंतु यहाँ पे जिन पादपों की हम बात कर रहे हैं 2 उदाहरण आपके बुक में है, एक है मिराबिलिस जलापा और दूसरा स्वान पौधा। ठीक है ना, तो इन दोनों में अपूर्ण प्रभाविता यानी प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता, अपूर्ण प्रभाविता होती है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर शतरंज पट्ट विधि थोड़ा देख लेते हैं। ये F1 पीढ़ी है, ये लाल पुष्प है, देखिए ये श्वेत पुष्प है। इनका जो जीन या अलील हम लेते हैं, देखिए लाल पुष्प के लिए क्या होता है, RR, और वाइट यानी कि सफ़ेद पुष्प के लिए स्मॉल r और स्मॉल r हमने ले लिया। जब इनमें क्या हुआ, युग्मक जनन की क्रिया हुई तो इसमें से एक R आया और इसमें से एक R आया, तो इसका कैपिटल R आया और इसका स्मॉल r आया। और जब इनके बीच क्रॉस हुआ, चूँकि पर परागण हो रहा है, तो निषेचन हुआ, तो निषेचन के पश्चात जो संतति प्राप्त हुई वो कैसी हुई, गुलाबी हुई। कैसी हो गई, गुलाबी। अब गुलाबी मतलब हम एक कैपिटल R और एक स्मॉल r। अब जितने भी पादप प्राप्त हुए, ठीक है, पर परागण से, लाल पुष्प के पौधे और श्वेत पुष्प के पौधे के बीच जो परागण हुआ उसमें से
F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे थे वो सभी कैसे हो गए, गुलाबी हो गए। अब गुलाबी पौधों में से एक हमने चुना मेल, ठीक है ना, और एक हमने चुना फीमेल, और उन दोनों के हमने बीच, यानी उन दोनों के बीच हमने क्या कराया, स्वपरागण कराया। तो देखिए अब चूंकि ये जो पौधे हैं वो कैसे विषम युग्मजी हैं। क्यों विषम युग्मजी है? क्योंकि एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, तो दो युग्मक इसमें बनेंगे, एक कैपिटल आर वाला युग्मक बनेगा और एक स्मॉल आर वाला युग्मक बनेगा। ठीक है, इसको समझ लेंगे ताकि आपको आगे हल करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए रटना न पड़े, समझ लेना है। तो दो प्रकार के युग्मक मेल में भी बनेंगे और दो प्रकार के युग्मक फीमेल में भी बनेंगे, जैसा कि आपके इसमें दिख रहा है स्क्रीन में। ठीक है, तो अब ये दोनों युग्मकों के बीच अब क्रॉस देखिए थोड़ा सा। अब मेल में भी एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर हो गया, और फीमेल में भी यही हो गया। अब इन दोनों के बीच जब क्रॉस होगा तो देखिए सबसे ऊपर की तरफ आप देखिए तो आर और जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे डबल आर कैपिटल आर बन गया, और कैपिटल आर का मतलब होता है कि लाल पुष्प। फिर देखिए दूसरे नंबर पर, यहाँ पर इस क्रम में देखिए तो यहाँ कैपिटल आर है और यहाँ क्या है, स्मॉल आर है, तो इससे क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका क्या मतलब है, हमने अभी देखा है, इसका मतलब होता है गुलाबी कलर। फिर दूसरे क्रम में चलिए तो यहाँ स्मॉल आर है और यहाँ कैपिटल आर है, तो जब इसके बीच क्रॉस होगा, यहाँ से क्रॉस ऐसे होगा ऐसे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल आर, यानी ये भी क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। अब जब यहाँ से और इसका होगा तो स्मॉल स्मॉल बन जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल स्मॉल आर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया आएगा श्वेत पुष्प। तो यहाँ लाल पुष्प प्राप्त हुआ, यहाँ और यहाँ गुलाबी, और यहाँ क्या हो गया, श्वेत पुष्प। इसका क्या मतलब हुआ कि जो लाल पुष्प हैं, लाल, ठीक है, लाल कितने प्राप्त हुए, एक, गुलाबी कितने प्राप्त हुए, दो, और श्वेत कितने प्राप्त हुए, श्वेत तो एक। इसका क्या मतलब हुआ, बाहर से लाल दिख रहा है, गुलाबी दिख रहा है और श्वेत दिख रहा है, ये बाह्य स्वरूप है। बाहर से दिखाई देने वाले जो लक्षण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूप कहेंगे। तो इसका लक्षण प्ररूप यानी फिनोटाइप क्या आएगा, फिनोटाइप क्या आएगा, 1:2:1 आएगा, 1:2:1। ध्यान रखेंगे आप, फिनोटाइप क्या आएगा, 1:2:1। क्यों फिनोटाइप, क्योंकि वो बाह्य स्वरूप है, बाहर से जैसा दिखाई देता है, जिस प्रकार का गुण दिखाई देता है उसको हम क्या कहेंगे, लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, अब जीनोटाइप इसका देखिए, तो जीनोटाइप में क्या मतलब हुआ, जो जीन स्वरूप है, जीन में जैसा दिखाई दे रहा है वैसा, तो जीन में भी देखिए भैया आर कैपिटल जो है वो क्या है, वो लाल रंग के लिए है, तो जैसा जीन में है वैसा बाहर भी दिख रहा है। इसी तरह कैपिटल आर और स्मॉल आर का क्या मतलब हुआ, ये गुलाबी के लिए है, तो जीन में भी है और बाहर भी दिख रहा है, और श्वेत के लिए स्मॉल आर है, तो जैसा जीन में है वैसा बाहर भी दिख रहा है। यानी इसमें क्या परिणाम देखने को मिल रहा है कि जैसा जीन में है वैसा ही बाहर भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम होगा, समान होगा। अब आपको यहाँ से याद रखना है कि जो अपूर्ण प्रभाविता होती है, ठीक है, तो जो अपूर्ण प्रभाविता, थोड़ा ध्यान देंगे, अब यहाँ से परिणाम हम ले लेते हैं कि जो अपूर्ण प्रभाविता है, प्रभाविता समझ लेंगे इसको, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं, 1:2:1 होता है, समान होता है। ये कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है आपको, इसको एकदम नोट डाउन कर लेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता जो होती है, तो उदाहरण भी पूछा जा सकता है इसमें, तो आप 2 उदाहरण भी याद रखेंगे। इसका ग्राफ बिल्कुल सरल है,
पुष्प का चित्र बनाना जरूरी नहीं है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। केवल इनके सिंबल ले लीजिए, प्रतीक चिन्ह ले लीजिए और प्रतीक चिन्हों से आपको पूरा ग्राफ बना लेना है, ठीक है ना। तो अब ये तो बातें हो गई। अब देखिए जैसे मान लीजिए इसका हम यदि बनाने की कोशिश करें कि इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो देखिए रेड पुष्प के लिए अब आपको याद रखना है थोड़ा सा, इस तरह से बनाइए आप। ये हो गया लाल पुष्प। और श्वेत पुष्प के लिए ध्यान दीजिएगा, स्मॉल आर। इनमें जब युग्मक जनन होगा यहाँ दोनों में, तो यहाँ से एक क्या आएगा, आर आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल आर आएगा, ठीक है ना। इसमें आप रेड लिख दीजिए और इसमें लिख दीजिए वाइट, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो गए, युग्मक हो गए, इनके बीच क्रॉस हुआ तो क्या बना बेटा, यहाँ पे ये बना क्या, आर आर, यानी ये क्या हो गया, पिंक हो गया, गुलाबी जिसको कहते हैं, ये पिंक हो गया। ये कौन सी जनरेशन हो गई, F1 हो गई। अब देखिए इसमें चित्र की आवश्यकता कहाँ पड़ी, चित्र हमने नहीं बनाया है, बस ऐसे ही अगली जनरेशन के लिए आप बना लीजिए। तो देखिए अब अगली जनरेशन क्या, F2। अब चूंकि यहाँ पर ये प्राप्त हो गए ना, तो इनको अगली जनरेशन में हम कैसे बनाएंगे, चूंकि 2 युग्मक इसमें बनेंगे। तो अब इसका सिंपल सा ग्राफ अब आप बना लीजिए, इसको मिटा लेते हैं तो आपको बता देते हैं कि कैसा अगला बनेगा। थोड़ा सा इसका इंतज़ार करें। अब देखिए वह F1 पीढ़ी जो हमको प्राप्त हुआ है, वो क्या प्राप्त हुआ है, F1 पीढ़ी से हमको कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 2 प्रकार के प्राप्त हुए हैं हमको, क्या यानी ये विषम युग्मजी हमको क्या प्राप्त हुए हैं, जितने भी पौधे हुए हैं, ये पुष्प प्राप्त हुए हैं, तो ये कैसे थे, गुलाबी थे, कैसे थे, गुलाबी। अब इनके बीच सेल्फ क्रॉस होना है, तो हमको क्या करना है, 2 प्रकार के युग्मक इसमें मिलेंगे। युग्मक कितने प्रकार के मिलेंगे, 2, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। तो जब इनके बीच क्रॉस होगा मेल और फीमेल में, तो शतरंज पट्ट विधि हम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें इस तरह से आप डिब्बे बनाएंगे, एक तरफ मेल को दर्शाएंगे, एक तरफ फीमेल को दर्शाएंगे। तो अब देखिए जैसे एक कैपिटल आर हमने लिखा यहाँ, एक स्मॉल आर हमने यहाँ लिखा, एक कैपिटल आर हमने यहाँ लिखा और एक स्मॉल आर यहाँ हमने लिखा, ठीक है ना। अब इसको आप लिख दीजिए क्या, मेल, और इधर दर्शा दीजिए क्या, फीमेल। ये आपकी मर्जी है कौन सा क्या दर्शाते हैं। अब इन दोनों का क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, आर आर कैपिटल, और आर आर कैपिटल का क्या मतलब होता है, लाल पुष्प। और फिर इसका और इसका जब होगा तो क्या होगा, एक कैपिटल बनेगा और एक स्मॉल बनेगा। फिर जब इसका और इसका होगा तो एक कैपिटल बनेगा, एक स्मॉल बनेगा। जब इसका और इसका होगा यहाँ पर तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये, ठीक है। तो इन दोनों का क्या मतलब हुआ, इसका और इसका, ये गुलाबी कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, श्वेत। ये हम पहले देख चुके हैं। तो इस प्रकार से आप ग्राफ बना करके सिंपली इनको समझा सकते हैं। बस आपको लिखना है, यहाँ पे लिख देना है कौन सा गुलाबी है, कौन सा लाल है, कौन सा सफ़ेद है, और फिर यहाँ पर इनका रेशियो लिख दीजिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये बस सिंपल सा आपका ग्राफ बन गया, छोटी सी परिभाषा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से मेंडल से विचलन जिन पादपों में होता है उनको हम फिर से लेके आएंगे, और तब तक आप इनको बस एक एक करके लिखते जाएं, फिगर बनाते जाएं और NCERT बुक को लगातार पढ़ते रहें, ठीक है। एक आग्रह, एक रिक्वेस्ट हम लास्ट में अवश्य करेंगे, और जैसा कि हर वीडियो में हम करते हैं कि आप केवल देख करके निकलें नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर वीडियो आप तक पहुँचे। अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, पूरा कोशिश, पूरी मेहनत, पूरी तन्मयता और पूरी ऊर्जा लगाकर आदमी मेहनत करता है, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, केवल उंगलियां चलाना है और बस सब्सक्राइब कर लेना है, उससे कोई नुकसान भी नहीं है। तो इस रिक्वेस्ट को हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी मानेंगे। लाइक शेयर कमेंट करें, धन्यवाद।